तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आपको जुड़ जाना चाहिए क्योंकि 6 बजे की क्लास थी, 10 मिनट हो गया। और आज बहुत ही अच्छी क्लास का आरंभ होगा क्योंकि जिस तरह से हमने अभी तक आपको हिंदी में बताया कि वो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, एक अवधारणा है, एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उसी तरह से आपके सामने जो लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये भी कोई पढ़ने की सिर्फ सामग्री मात्र नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करें या ना करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप अपना बचाव ज़रूर करोगे, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुमूल्य है, हिंदी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, अपना इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है, अपना भूगोल समझना उतना ही ज़रूरी है, और उसी क्रम में इस विज्ञान को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान ही दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है, ठीक है। और इस विज्ञान में भी जो इसका पहला पार्ट जिसको हम लोग शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान के तहत, जीव विज्ञान को बहुत ही मूल्यवान है और उसको जानना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको जीने के लिए पानी और खाने की जरूरत है, क्योंकि हम अर्थात इस पृथ्वी पर भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं, पेड़ पौधे, इंसान, और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इंजीनियर कौन है, हमको बनाने वाला कौन है, परमात्मा, जो कभी गलती नहीं करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि इंसान भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है इस पृथ्वी पर, और इसको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनको जानना बहुत जरूरी है, उनकी पावर्स क्या हैं, एक इंसान क्या क्या कर सकता है। और जब हम ये सब नहीं जानते हैं तो हम दूसरों के पीछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं साइंस की भाषा में, हमको थोड़ी सी चोट लग गई, हमको कुछ नहीं पता है, हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया और बताया जी आपके पैर का लीगामेंट टूट गया। ओह सर, ये लीगामेंट। अब उसने लीगामेंट का नाम जैसे ही सुना, कोई बहुत बड़ी आपदा जैसी है। डॉक्टर कह रहा है 50,000 लगेगा, ऑपरेशन कर देंगे, चीजें सही हो जाएंगी। आप भी व्यवस्थाएं कर रहे हो, नहीं है तो कर्ज ले रहे हो, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है कि क्या इसमें हम भी कुछ सावधानियां रख करके उपचार कर सकते हैं। पहले होता था, क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनको जानकारियां थी, आध्यात्मिक ज्ञान के तहत उनको वो जानकारियां थी। इसीलिए आयुर्वेद हर बड़ी से बड़ी चीजों का इलाज कर देता है बहुत ही सस्ती कीमत में। उसकी वजह है उनको वो जानकारी थी, और हम किताबें पढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो जानकारियां नहीं है हमारे पास।
तो इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ साथ उसके बाद हम लोग जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ेंगे। अब मैं बता दूं पढ़ाने का तरीका मेरा क्या होगा। तो देखिए, मैं उन्हीं चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में और साधारण सी ट्रिकों के साथ, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं चर्चा हर एक पहलू पे करूंगा जिसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी की इस पहली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आप सब पढ़े हो, ठीक है, उसको क्या आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका। देखो, कोशिका, ठीक है, सेल। अब इससे सवाल किस तरह से आते हैं, हम लोग उस तरह से इसको पढ़ेंगे। और बहुत ही, मैंने बताया कि साधारण भाषा में और छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से हम इनको आसानी के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। अब देखो, एक चीज और मैं बता दूं कि साइंस में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी ज्यादा ही समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, और परीक्षाओं में भी हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, और आपको बहुत ही सावधानी के साथ, चूंकि बहुत सारी इंग्लिश की हिंदी ऐसी है जो अगर हिंदी लिखेंगे बोलेंगे तो बोलने में ही अटपटी लगेगी और याद भी नहीं होगी। तो खैर, अब देखो, इस कोशिका से जो सवाल बनते हैं, सवाल आता है, जैसे मैंने बोला इसको सेल, तो इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको साइटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटो। ठीक है, और इसी साइटो से मिलकर के बेटा इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस तरह से भी सवाल आता है, तो इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, किसको कहेंगे, तो इसके अध्ययन को कहेंगे। देखो, ठीक है, अब अच्छा, ये है क्या, पहले चीज मैं बता दूं, आपको पता है ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई, इस इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो आपके सामने खड़ा है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, कोशिका। जैसे ये मकान है, ठीक है, सभी लोगों के घर में, सभी लोग मकान में रहते हैं। तो पक्के मकान में अगर हम बात करें कि 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, बड़ी सी हवेली बन के खड़ी है, तो उसकी छोटी इकाई क्या है, तो उसकी छोटी इकाई होती है ईंट। वैसे ही हमारा इतना बड़ा जो ये स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है कोशिका। तो देखो, एक कोशिका जब दूसरी कोशिका से मिलती है, तीसरी कोशिका से मिलती है, अर्थात कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा, और ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं, और अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है। ठीक है, और इस तरह से एक पूरा शरीर बन जाता है। जैसे सबसे पहले ईंट आया, और जब ईंट ईंट मिलती है बेटा तो दीवार बनती है, और जब कई दीवारें हो जाती हैं तो एक मकान बन करके तैयार हो जाता है। इसी तरह से ये कोशिका है। ठीक है, तो अब इसको साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी खोज की, ठीक है, हम किसकी बात करें, तो हम बात करें खोज की। ठीक है, अब देखो, खोज में एक चीज हम देखेंगे कि एक तो जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका। ठीक है, जो सबसे पहले खोज होती है वो मृत कोशिका के ऊपर होती है। ठीक है, मृत कोशिका। तो इस मृत कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी, ठीक है, और सबसे पहली भी खोज जो थी वो मृत कोशिका की ही हुई थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की,
इस तरह से ये सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी मैं बात करूं, मृत कोशिका जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि आपको ये सब चीजें पता हैं। ठीक है, पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, किसने की, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद दूसरी खोज की बात करें, दूसरी, ठीक है, तो यहां पर खोज की किसने, जो कि जीवित थी, कैसी कोशिका थी, तो जीवित कोशिका थी वो, और इसकी खोज करते हैं एंटीमैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोविमैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, दोनों ही तरह से परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। और क्या साधारण तरह से सवाल यहाँ पे आते हैं, और सवाल आते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है। इस तरह से सवाल परीक्षाओं में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर का स्ट्रक्चर और भी चीजें जो बड़ी ही मजेदार हैं। ठीक है, इसी के साथ में कोशिका की थ्योरी, ठीक है, पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो देखो इसके सिद्धांत की मैं बात करूं तो इसका सिद्धांत दिया है स्लाइड एंड स्वान ने। ठीक है, स्लाइड एंड स्वान ने, ठीक है, स्लाइड एंड स्वान ने। तो इतना तो आप समझ गए। और इसी तरह से सवाल बनता है, अगर हम बात करें स्लाइडेन भी इसको कहते हैं, ठीक, स्लाइडेन स्वान ने। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, ये सब चीजें अगर हम बात करें तो देखो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, तो देखो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किसकी है, तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ऐसे ही मैं बात करूं, सबसे छोटी कोशिका बेटा किसकी होती है, ठीक है, तो उसो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, देखो छोटी, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहीं पे मैं बात करूं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। ठीक है भाई, हमारे शरीर में भी सबसे छोटी कोशिका होगी और सबसे बड़ी कोशिका होगी और सबसे लंबी, तीन तरह की कोशिकाएं होंगी। तो देखो मैं बात करूं मनुष्य, ठीक है, यह मानव। अब देखो इस मानव में मैंने आपको बताया कि छोटी, ठीक है, बड़ी और लंबी। ठीक है, छोटी, बड़ी और लंबी। तो देखो छोटी की बात करें तो वो है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म। बड़ी की बात करें तो अंडाणु। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका की बेटा बात करें तो न्यूरॉन।
न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, ये सब चीजें परीक्षाओं में सीधे ही पूछी जाती हैं, जो कि सामान्य सी बातें हैं कोशिका से के संबंध में। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य में, और अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका को साइटो कहते हैं, अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप सब जानते हो, रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने मरी हुई कोशिका पे खोज की थी, और ये पहली खोज थी कोशिका जगत की। उसके बाद जीवित कोशिका पे खोज होती है, वो किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इस कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो मैंने आपको बताया कि सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी है? तो वो आपके सामने मैंने लिख दिया है, सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी अंडाणु, और सबसे लंबी जो है वो न्यूरॉन है, जो आपके ब्रेन से जुड़ी है। इसके विषय में, इन सब चीजों के विषय में मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्पर्म, अंडाणु, न्यूरॉन, ये सारी चीजें आगे डिटेल में आपको मिलेंगी। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज आती है कि विभाजन रहित और विभाजन सबसे तेज विभाजन। ठीक है, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें विभाजन नहीं होता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें विभाजन बहुत तेजी के साथ होता है। ठीक है, तो देखो, विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका, तो विभाजन रहित कोशिका जो है वो है न्यूरॉन। ठीक है, कौन सी कोशिका? न्यूरॉन कोशिका जो है वो विभाजन रहित कोशिका है, अर्थात उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है, कोई भी विभाजन नहीं होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये कोशिका विभाजन का मतलब क्या है बेटा? अगर कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। ठीक है, अगर विभाजन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, अर्थात विभाजन हो रहा है तभी हमारा शरीर छोटा था, बड़ा था, और बड़ा होता चला जाता है। अगर कोशिकाओं में विभाजन ना हो तो फिर वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, एक सीमा में विभाजन तो ठीक है, एक सीमा में विभाजन ठीक है, लेकिन यही विभाजन अगर बहुत तेजी के साथ होने लगता है, अनियंत्रित तरीके से होने लगता है, तो बेटा हो जाता है कैंसर। ठीक है, मतलब कैंसर कैसे होता है? तो आप जवाब देंगे कि कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के चलते कैंसर होता है। ठीक है, कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के चलते क्या होता है? कैंसर बन जाता है। अब देखो देखो कैसे बन जाता है। मान लो कोशिका में विभाजन हो रहा है, जैसे ये कोशिका है, यहाँ पे विभाजन हुआ। ठीक है, तो पहले छोटी थी, फिर ऐसे हो गया। अब इसमें अनियंत्रित विभाजन जब होने लगता है इस तरह से बहुत तेजी के साथ, तो ये गांठ का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? तो ये गांठ का रूप ले लेता है, और यही गांठ क्या बन जाती है? तो कैंसर। ठीक है, तो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के चलते क्या बनता है? कैंसर बनता है। ठीक है, तो विभाजन होना चाहिए, लेकिन एक सीमा में होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि सर, इसका मतलब न्यूरॉन सेल ये ब्रेन में पाया जाता है, तो यहाँ कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विभाजन रहित है। बिल्कुल विभाजन रहित है, लेकिन फिर भी ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है। ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है, ब्रेन में वही ट्यूमर कैंसर, हम उसको कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे? तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, देखो आगे। अब देखो, विभाजन किसका? कोशिका का। देखो, एक मैंने बताया
कि जिसमें विभाजन होता है, मतलब सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन। और एक कोशिका ऐसी है जिसमें नहीं होता है विभाजन, उसको हम कहेंगे विभाजन रहित। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया न्यूरॉन, कौन सी कोशिका जो सबसे लंबी है और उसी में क्या नहीं होता है, तो विभाजन नहीं होता है। अब समझो ये कहां पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपका जो मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क, तो यहीं पे कोशिका ये पाई जा रही है। अब देखो ये जो मस्तिष्क है ये दो तरह की कोशिकाओं से बेटा बनता है। एक तो हो गई न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन, ठीक है, और एक हो गई गिलियन, एक हो गई गिलियन कोशिका। अब देखो ये जो न्यूरॉन कोशिका है 90% पार्ट होता है इसका और 10% होता है किसका, तो वो इसका होता है। अब समझो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, तो वो है ये। ठीक है, और इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है, विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो जब कोशिका में विभाजन है तो वृद्धि होती है और विभाजन बहुत तेजी के साथ हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कैंसर। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि सर तो फिर ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेटा ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है। तो देखो ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल है इसमें तो डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें डिवीजन हो रहा है गिलियन सेल में। तो गिलियन सेल वो वजह हैं जो आपके ब्रेन में ट्यूमर बना देते हैं। ठीक है, तो गिलियन सेल के कारण, यहां पे आप लिख दो इसके कारण, ठीक है, इसके कारण कैंसर हो जाता है ब्रेन में भी। ठीक है, कैंसर हो जाता है। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब सबसे तेज विभाजन की बात करें तो सबसे तेज विभाजन होता है बेटा लीवर में। जो लीवर की सेल होती हैं उनमें सबसे तेज विभाजन होता है। लीवर को यकृत भी कहते हैं, लीवर को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। देखिए भगवान से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि लीवर की कोशिकाओं को स्पेशल पावर दे दी कि बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगी। जी हाँ, क्यों, क्योंकि आप आगे पढ़ाऊंगा मैं डिटेल से, जब पाचन तंत्र आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लीवर और किडनी ये सब पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का कोई अंग है तो वो हार्ट तो है ही, ठीक है, लेकिन लीवर इस उससे भी महत्वपूर्ण है। और आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है ये, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि हम जितना भी खाते हैं वो पेट में पचा के थोड़ा बहुत स्टोर कहाँ होता है, लीवर में होता है। और उसके बाद हमारी जरूरत के हिसाब से लीवर छोड़ता रहता, देता रहता है। और लीवर बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है, आपकी छोटी सी लापरवाही लीवर माफ करता रहता है, लेकिन यही छोटी जब हद से ज्यादा गुजर जाती है तो एक समय लीवर भी परेशान हो जाता है और फिर इंसान चला जाता है। जैसे लीवर में जो लीवर की सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स, उनका नाम होता है हेपेटिक। ठीक है, इसीलिए हेपेटाइटिस नाम की बीमारी किससे संबंधित होती है, लीवर से संबंधित होती है। और यहीं पर एक और सेल है जो उससे भी स्पेशल है, उसका नाम है कूपर सेल। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये कूपर सेल क्या करता है, जब आप शराब पीते हो, बहुत ज्यादा पीने लगते हो, एक सीमा तक पीते हो, ठीक है, या आपको कोई जहर देता है
तो उसको कौन खत्म करता है? क्योंकि मैंने बताया ना, सारा खाना खाते हैं, खाने के बाद कहाँ स्टोर होता है? लीवर के पास पहुंचता है। तो ये जो ड्रग्स, ठीक है, आपको दिया जा रहा है या आप खुद ले रहे हो, तो ये सब कहाँ पहुंचता है? लीवर के पास पहुंचता है। तो जो कूपर सेल है, भगवान ने उसको स्पेशल अपॉइंट किया है आपकी बॉडी के अंदर, इसीलिए वो उसको खत्म कर देता है और आप बचे रहते हो। लेकिन यही चीज अगर शराब पीने वाला रोज खाली पेट शराब पी रहा है, नमक की डीली गांव में लेते हैं ना, सफेद वाला बड़ा नमक आता है, उसके साथ चाट के ग्लास मार रहे हैं, सुबह शाम पी रहे हैं, तो जब अति हो जाती है तो कूपर सेल भी धीरे धीरे काम करते करते टूटने लगती है। और जिस दिन कूपर सेल समाप्त हो जाती है, उस दिन उस नशे वाले आदमी की मौत हो जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है आप शराब पीजिए, लेकिन एक सीमा में पीते रहिए, तो भगवान ने ऐसी चीज आपकी बॉडी के अंदर दी है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, जब किसी को मारा जाता है या कोई आत्महत्या करता है, तो डेड बॉडी जब पहुंचती है तो पोस्टमार्टम में बेटा सबसे पहले उसका क्या चेक किया जाता है? तो कूपर सेल ही चेक किया जाता है। उससे पता लग जाता है कि इसको जहर दिया गया या नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद अन्य चीजें चेक होती हैं। बहरहाल ये सारी चीजों पे चर्चा मैं आगे करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। कोई भी डॉक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, बस आप समझते रहिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। दूसरी एक चीज और मैं बताऊं, लीवर कि मैंने बताया है, जो लीवर है इसमें सबसे तेज विभाजन होता है, स्पेशल कोशिकाएं हैं, इसीलिए आप किसी को अपना लीवर डोनेट भी कर सकते हो। 99% आप उसको अपना लीवर दे सकते हो। 30 दिन के अंदर जो 1% अंश बच रहा है, वो फिर से लीवर को बना देता है। इसीलिए बेटा आपने सुना होगा, और तुम बहुत सारे लोग कहते भी होंगे, है ना, किसी को वादा कर देते हो कि तुम्हारे प्यार में तो हम जिगर दे देंगे, है ना, कलेजा दे देंगे निकाल के। बिल्कुल, कलेजा बेटा यही होता है, उर्दू में जिगर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो किसी को दे दोगे कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। किसी के प्यार में अगर जिगर दे दोगे तो बड़ी बात है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो 30 दिन के बाद फिर बन जाएगा। देना है तो हार्ट दो निकाल के, नहीं दे पाओगे क्योंकि वो नहीं बनेगा, तुमको मरना पड़ेगा वो निकालने के लिए। लेकिन आप किसी को अपना लीवर दे सकते हो, जिंदा भी रहोगे। ठीक है, तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये, और उतने ही मजे के साथ हम पढ़ाएंगे, और आप आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मजे के साथ ही पढ़िए, इसको सुनिए, समझिए। ठीक है, खैर, तो इसमें सबसे तेज विभाजन होता है। ठीक है, और न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है। उसका कारण क्या है मैंने आपको बताया, कारण है गिलियन सेल। याद रखना, सवाल पूछा जाएगा तो यही आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां तक आप समझ गए। अब देखो कोशिका में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस कोशिका में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भाई? जैसे हमारे शरीर में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही इस सेल के अंदर भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है, कोशिकाएं देखो दो प्रकार की है, आगे मैं बताऊंगा आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, हम लोग यूकैरियोटिक के बने हैं, जो है ना, यूकैरियोटिक में जो भी बॉडीज होती हैं उनमें अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव एक ही कोशिका का बना होता है, तो हम लोग तो बहुकोशिकीय है ना। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यही बोलते हो, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी आप लोग जरा बताइए, कोई माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय, इसी में हम पढ़ेंगे रसधानी। ठीक है, बाइकॉल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रसधानी।
आपको आज पता चलेगा कि आपके शरीर में जो 65% 70% पानी है वो कहाँ होता है। जी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम, इसी में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम। जी बताएं। सर इसे सूत्र कड़िका कहते हैं हिंदी में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। सूत्र कड़िका हिंदी में कहते हैं, ठीक है। लेकिन सूत्र कड़िका हमने बोला ना कि साइंस में इंग्लिश के वर्ड हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आसान है समझने में। बहुत अच्छा आंसर, ठीक है। देखिए जितनी खूबसूरत तरीके से आप आंसर दे रहे हो, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से इस बायोलॉजी को आपके सामने दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। और बस देखते जाइए आप। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और पढ़ेंगे अंतः परद्रवी जालिका। परद्रवी जालिका, इसी में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम अर्थात तारकाय हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश भी मैं बताऊंगा। तारकाय ये हिंदी हो गई, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम ही कोशिका में डिवीजन करता है, विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। इतनी चीजें हैं जिन्हें हमें बड़ी सावधानी के साथ पढ़ना है, और एक एक करके यहाँ से सवाल भी आते हैं और इनकी अपनी उपयोगिताएं भी हैं, ठीक है। क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए, इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक चीज और मैं बताऊं, चलिए। इतनी चीजें तो इंपॉर्टेंट ये पार्ट हैं। यहीं पर देखो हम पढ़ेंगे कोशिका, शुरुआत करेंगे यहां से, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देखो इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। अब देखो कोशिका झिल्ली क्या है, और कोशिका झिल्ली हो गया, और यहीं पर दूसरा मैं नाम लिखूं तो कोशिका भित्ति। आपने सुना होगा, भित्ति मतलब बॉल मतलब दीवार, ठीक है। कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब सेल बॉल, ठीक है, सेल बॉल। देखो उन चीजों को पढ़ने से पहले इनको पढ़ते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, मैंने बोला ना हमको बनाने वाला बहुत ही, उससे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है ही नहीं, अर्थात गॉड। तो जितने भी पार्ट है ये सब, हमारी बॉडी में भी जितने पार्ट हैं वो किसी ना किसी एक मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ब्रेन भी हो गया, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ही आपका हार्ट हो गया, इस पे कौन सी होती है, वहां से सवाल भी आते हैं, ठीक है। वो कौन सी झिल्ली से है, कितनी लेयर होती है, ऐसे ही कोशिका भी है। तो ये कोशिका जो है ना, ये एक झिल्ली से क्या है, ढकी हुई है। मान लिया ये कोशिका है, ठीक है, और इसके चारों तरफ बेटा क्या है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन है, जिसमें इस कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सुरक्षित हैं, और उसी मेम्ब्रेन
के विषय में थोड़ा सा जानना है, अर्थात कोशिका झिल्ली। अब देखो जो सेल है ये दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसमें भी एक तो प्लांट सेल होता है, ठीक है, और एक हम लोगों वाला सेल है। तो प्लांट बोले तो पौधों वाला, पादप सेल जिसको कहते हैं। तो देखिए जो कोशिका झिल्ली होगी ये जीव कोशिका, ठीक है, जीव कोशिका और पादप कोशिका, मतलब पौधे वाली, ठीक है, पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये सवाल आता है, कोशिका झिल्ली क्या जीव में ही पाई जाती है या पादप में ही पाई जाती है? जी नहीं, ये दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है वो आप समझ गए। इसका काम क्या है? तो ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ ये बनी किसकी होती है? ठीक है, तो ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद देखो कोशिका भित्ति की बेटा बात करें तो जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप में, ठीक है, जीव में नहीं होती है, पादप में पाई जाती है, पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद में इसका काम क्या है? तो ये पौधे को आकार और सुरक्षा, ठीक है, पौधे को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, आकार और सुरक्षा दोनों ही चीजें प्रदान करती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप समझ गए। देखो आगे अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात हिंदी में सूत्र कणिका, सूत्र कणिका, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से जैसे सवाल आता है, पहला सवाल यही आता है कि भाई इसकी खोज किसने की? ठीक है, तो आप सबको पता है इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता, खोज करता है अल्टमेन। कौन है? तो अल्टमेन ने इसकी खोज की, ठीक है। अब बेटा इसको कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ठीक है, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर या पावर हाउस, ठीक है, या पावर हाउस कहते हैं। अब देखो क्यों कहते हैं, समझिए जरा। देखिए श्वसन क्रिया दो तरह से होती है, एक आंतरिक शोषण होता है, एक बाह्य शोषण होता है। जो ये आंतरिक शोषण होता है बेटा, ये किसके द्वारा किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जब श्वसन क्रिया करती है
तो एक चक्र चलाती है जिसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अर्थात सवाल ये भी आ जाता है क्रेब्स चक्र क्या है, ठीक है, किसके द्वारा इसको चलाया जाता है, और जब क्रेब्स चक्र चलता है तो प्रोडक्शन किसका होता है, ये सारी चीजें हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया शोषण करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्या करता है, शोषण करता है, और शोषण करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, ठीक है। और इस क्रेब्स चक्र के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको 38 एटीपी कहा जाता है, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। और कौन सी 38, और यही 38 एटीपी जो है यही होती है बेटा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, तो यही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, और यही ऊर्जा पाकर के जो आपकी कोशिका है वो वर्क करती है, ठीक है। भाई हमको एनर्जी कहां से मिल रही, हमने खाना खा लिया, दूध पी लिया, लेकिन हमारे जो शरीर हमारा हजारों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये प्रत्येक कोशिका अपना कार्य संपन्न करती है, उसको एनर्जी कहां से मिलती है, तो इस क्रेब्स चक्र से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा चलाया जाता है, तो जो एनर्जी निकलती है, ये भी सवाल पूछा जाता है, कौन सी, 38 एटीपी, ठीक है। और यही 38 एटीपी एनर्जी है किसकी, कोशिका की। अब देखो यही सेम चीजें होती, हम चाहे मशरूम खाएं चाहे पनीर खाएं, लेकिन वो अच्छे से पचना चाहिए, पच करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, और ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा तभी हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अगर इतना आपके अंदर चीजें नहीं हो रही हैं, पाचन तंत्र आपका सही नहीं है, और वो पनीर और मशरूम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आप जैसा खा रहे हो निकाल के आ रहे हो, तो कभी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए क्या, ये पूरा चक्र आगे मैं पाचन तंत्र में आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे कोई मेहनत करता है, जैसे अभी आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहां पे खिलाड़ी को क्या दिया जाता है ग्राउंड के अंदर, एनर्जी वाली चीजें, है ना, ग्लूकोज दिया जाता है, वो पीता है, या पनीर खिलाया जाता है तुरंत, नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि पनीर खाएगा 4 घंटे पचने में लगेंगे, एनर्जी आएगी तब तक तो मैच खत्म। ऐसे ही जब कोई बहुत दिनों तक बीमार रहता है, खाना नहीं खाता, हॉस्पिटल जाता है, तो किस चीज की बोतल लगाता है डॉक्टर सबसे पहले, ग्लूकोज की, ठीक है। तो डायरेक्ट ग्लूकोज दे रहा है, या आपसे कहता है कि इसको भैया मशरूम खिलाइए, अरे भैया मशरूम खाएगा पचाएगा तो मर जाएगा, तो डायरेक्ट ग्लूकोज देते हैं। तो कोई भी चीज जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, और सारी चीजें मैं अच्छे से बताऊंगा। इस ग्लूकोज में भी अगर अधिकता हो जाएगी तब भी डायबिटीज हो जाएगा, कमी आ जाएगी तब भी डायबिटीज होगा। इसको भी कंट्रोल करने के लिए चीजें बनी है, सिस्टम है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इलाहाबाद कैंपस प्राइवेट लिमिटेड पे, ठीक है। तो देखते रहिए इसी तरह से सारी चीजों को। तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का रसोई घर। अब देखो अगला देखते हैं, अगला है गाल्जी बॉडी, ठीक है। गाल्जी बॉडी अंग्रेजी में है, ये हिंदी में काय, ठीक है, गाल्जी काय। देखो भैया इनकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की, ठीक है, कैमिलो गाल्जी। अब समझिए भाई इनका काम क्या है। तो देखो इसको कोशिका का बेटा ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। क्यों कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अब समझो ट्रैफिक पुलिस क्या काम करता है। ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़े होकर के
है ना, हाथ उठाते हैं, आप इधर रुक जाइए, आप इधर जाइए, आप इधर रुकिए, आप इधर जाइए, है ना, जिसको जिधर जाना है जाने के लिए बोलता है, बाकियों को रोकता है। समझ गए? इसी तरह से गोल्जी बॉडी क्या है भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, अब बनाने के बाद उस एनर्जी को वहां भेजना है जहां उसकी जरूरत है। जैसे मैं इस हाथ से लिख रहा हूं, तो जब इस हाथ से काम कर रहा हूं तो एनर्जी इस हाथ में कम है ना, दर्द इसमें होगा ना, रिलैक्स इसमें हमको चाहिए ना, ऐसा कुछ मिल जाए कि रुके भी ना हाथ और लगा ले थोड़ा सा, है ना, आराम मिल जाए, अर्थात एनर्जी कम हो गई है, अंदर से एनर्जी चाहिए। तो अब होता क्या है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने ये 38 एटीपी भेज दिया है, तो ये इस हाथ में ना जाकर भैया इस हाथ में जाए, तो उसका कोई काम है जी नहीं। तो उसको जहां जाना है वहां भेजने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, है ना, यह कोशिका का परिवहन, ठीक है ना, क्यों कहते हैं, समझ गए? ठीक है। इसके बाद में आगे आइए देखते हैं, जहां पे जिसको समझ में ना आए पूछते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक चीज और बता दे। तो एक सवाल आया था, सीधा सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को बेटा क्या कहते हैं, ये सवाल आया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार, आंतरिक दीवार, तो इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। गाल्जी बॉडी हो गई। अब देखो रसधानी, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, रसधानी, ठीक है, वैकुल्स, वैकुलस, रसधानी। देखो वाटर टैंक हमारी बॉडी का, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, वाटर टैंक। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे शरीर में कितना परसेंट बेटा पानी है, 65% से लेकर के 70% तक। अब ये 70% जो वाटर है, आपसे कोई कहे ये है कहाँ, तो आप क्या बोलोगे, पेट में, पेट में जी नहीं, इसी रसधानी में है। और ये रसधानियां भाई अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, और प्रत्येक कोशिका में होती है क्या, रसधानी, ठीक है। तो देखिए अभी आप फिसल जाइए कहीं पे, ठीक है, या थोड़ी सी आपको कुछ खुरेच लग जाए, तो खून निकलता है पहले क्या, नहीं, पानी निकलता है, निकलता है, वो पानी कहां से आया, वो इसी रसधानी में है पानी। तो अब आपसे कोई पूछेगा भाई आपके शरीर में जो 65% पानी का संग्रह है भैया कहाँ है, आपके पेट में भर रहा है, जी नहीं, पेट में कहां से होगा यार, वो इन्हीं कोशिकाओं में है। कोशिकाओं में कहां है, तो रसधानी में, ठीक है, कोशिकाओं में कहां है, तो वो आपके रसधानी में। समझ गए यहां तक? ठीक है, आगे देखो, देखो अब हम देखते हैं तारकाय, बोले तो सेंट्रोसोम, तारकाय, ठीक है, इंग्लिश में सेंट्रोसोम। समझो जरा क्या काम है भाई इसका। इसकी खोज किसने की, बोवरी ने, ठीक है, बोवरी इसके खोज करता है, खोज करता, ठीक है। अब ये करता क्या है, तो मैंने आपको बताया कोशिका का विभाजन करता है। विभाजन बोले तो पुनर्निर्माण, अगर भाई कोई कोशिका टूट गई है तो उसमें डिवीजन होगा, तभी उसका पुनर्निर्माण होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोशिका में विभाजन करता है, कोशिका विभाजन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है ना,
लीवर में सबसे तेज विभाजन लीवर की कोशिकाओं में होता है ना, और विभाजन नहीं होता है किसमें, न्यूरॉन में, न्यूरॉन है ना, नहीं होता है। ठीक है, तो ये तारकाय का काम हो गया। अर्थात आपसे ये भी कह सकता है वो कौन सी कोशिका है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूरॉन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे अंतः परिद्रव्य जालिका। ठीक है, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः परिद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतः परिद्रव्य जालिका, इसको शॉर्ट में ER भी कहा जाता है, अर्थात इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है ये, देखो, अंतः परिद्रव्य जालिका जो है इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है, ये आपकी कोशिका की आंतरिक सुरक्षा करता है, ये होम मिनिस्ट्री है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, और क्या करता है, तो आंतरिक संरचना प्रदान करता है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा भी करता है और आंतरिक संरचना। ठीक है, अच्छा एक चीज और वो और हम कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा तभी होगा जब आंतरिक आप कह सकते हो कि सहायता। ठीक है, और एक नाम और आंतरिक कंकाल। ठीक है, आपकी कोशिका का आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल। ठीक है, आंतरिक कंकाल, आंतरिक सुरक्षा में हटा देता हूं, आंतरिक सहायता यहां कर देते हैं। ठीक है, आंतरिक सहायता और आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल, ये सीधे सवाल पूछा जाता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। अब ये जो आंतरिक कंकाल होता है, जो ER है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना दे रहा हूं, तो ये दो प्रकार का होगा। एक होगा रफ वाला क्षेत्र। ठीक है, एक होगा रफ वाला, खुरदुरा। ठीक है, और एक होगा चिकना। ठीक है, अर्थात ये जो खुरदुरा स्थान है, यहाँ पे होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, और यहाँ पे होगा वसा। वसा चिकनी होती है, फैट चिकना होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन और वसा दो चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटीन की, भाई प्रोटीन और ये चीजें होंगी तभी तो मजबूती मिलेगी। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे सवाल बना सकते हैं, जैसे आपसे पूछ ले प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण भी यहीं हो रहा है, तो प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, और वसा बना रहा है। ठीक है, इसमें चिकना वाला पार्ट, अब देखो प्रोटीन जैसे पनीर होता है बेटा, पनीर चिकना होता है खुरदुरा होता है, कोई बता सकता है, पनीर चिकना होगा कि खुरदुरा होगा? चिकना कैसे होगा भाई, आप पनीर को उठाइए, ठीक है, और उस पर ऐसे हाथ करिए, देखिए वो
दाने सा निकल आएगा। चिकना बहुत ज्यादा होगा जब टाइट होता है वो, फ्राई व्राई करो, या तो बहुत पुराना हो गया। ताजा पनीर आप देखिएगा खुरदुरा होता है, आप थोड़ा सा उसको ऐसे मोड़िए, देखिए, ठीक है। तो ये खुरदुरा वाला पार्ट इसीलिए याद रखना कि ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है, ठीक है। मतलब आपसे कहेगा ईआर का जो रफ वाला पार्ट है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो स्मूथ है वो फैट का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, फैट शरीर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। फैट का सबसे मेन रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी को पर्सनालिटी देता है फैट, ठीक है। अगर आपके शरीर में फैट कम होगा तो शरीर में जो ये खूबसूरती दिखती है ना, चिकनापन दिखता है, चमकता है दूर से चेहरा हाथ पैर, वो नहीं चमकेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फैट कम होने लगता है। मोटा आदमी बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसकी जो है स्किन थोड़ी सी चमकेगी, चाहे वो काला ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन जैसे जैसे फैट कम होने लगता है झुर्रियां आने लगती हैं, चमक चली जाती है, चाहे इंसान गोरा कितना भी हो। तो फैट का भी अपना रोल है, चिकनी चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है। जब नहीं है तो तेल लगाते हो, है ना, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। अब देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला, तो क्या है, राइबोसोम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम की बात करूं मैं, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका के, ठीक है। अब राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। देखो इसकी खोज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पेलाडे ने इसकी खोज की थी, हालांकि रॉबिन्सन का नाम भी जुड़ा है, ठीक है। पेलाडे कौन थे? खोज करता थे, खोज करता, ठीक है। उसके बाद देखो ये वो जो राइबोसोम है दो प्रकार का होता है, ठीक है, बड़ा और छोटा। और यहाँ पर बड़ा छोटा जो है वो आकार में व्यक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा और छोटा जो है वो आकार में व्यक्त नहीं होता है, उनका एक अपना मापन इकाई होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेंडिमेंटेशन कॉन्फिशिएंट, ठीक है। एस से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है। और यहाँ पर बड़ा और छोटा पानी में जब हम डालते हैं जो जल्दी डूब जाता है वो छोटा, और जो जो है देर में डूबता है वो बड़ा माना जाता है, उसको एस करके लिखा जाता है। तो देखो मैं बात करूं, अगर बड़ा, ठीक है, और छोटा, बड़ा और छोटा, तो देखो बड़ा जो होगा वो उसको हम लिखेंगे 80 S। एस का मतलब बेटा क्या है, मैंने अभी आपको बताया, सेंडिमेंटेशन कॉन्फिशिएंट, ठीक है, ये शब्दावली है। और छोटा जो है वो उसको लिखेंगे 70S, ठीक है। और जो बड़ा है वो पाया जाता है यू कैरियोटिक में, ठीक है। किसमें? यू कैरियोटिक, यू कैरियोटिक। और जो छोटा है वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कैरियोटिक, ठीक है। तो एस का मतलब आप समझ गए,
सेंडिमेंटेशन कॉन्फिशिएंट होता है, ठीक है। और कैसे बड़ा छोटा किया जाता है, तो लंबाई और आकार से नहीं, पानी में डुबोने से जो है इनको बड़ा छोटा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। अब देखो, समझिए भाई, लाइसोसोम। लाइसोसोम, इनको जरा समझिए भाई अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोशिका के अंदर। लाइसोसोम की भी खोज की बात करें, डी डुवे, इसके खोजकर्ता कौन है? डी डुवे, ठीक है। ये है आपके खोजकर्ता। अब समझो ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि भगवान ने इनको एक स्पेशल पावर दी है, इनके पास एक एनर्जी है जिसको कहते हैं हाइड्रोलेटिक एनर्जी, ठीक है। एंजाइम अर्थात जल अपघटक एंजाइम, इनके पास क्या है? जल अपघटक एंजाइम। बहुत ही खतरनाक है ये। क्यों दिया भाई इनको? तो देखिए, इनको इसलिए दिया कि माइट्रोकांड्रिया में, वो सॉरी, कोशिका में बहुत सारे लोग हैं, माइट्रोकांड्रिया, राइबोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, ईआर, केंद्रक, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको भी पढ़ेंगे। ये लोग अपना काम अच्छे से करें, ठीक है। इन लोगों को अपना काम, अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करने के लिए इनको कंट्रोल में कौन रखता है? तो वो है लाइसोसोम। अब ये माइट्रोकांड्रिया के पास पहुंचता है, कहता है और भाई काम अच्छे से चल रहा है, एनर्जी थोड़ा सा जल्दी जल्दी देते रहिए। तो माइट्रोकांड्रिया अगर कह देता है जी नहीं, क्यों दूं मैं? तो मैंने बोला ना, इसके पास क्या है? इसके पास जल अपघटक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? जल अपघटक एंजाइम। और ये ऐसा एंजाइम है जो अगर थोड़ा सा भी किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये लाइसोसोम जो है तुरंत धमकी देता है कि भाई अच्छा माइट्रोकांड्रिया, आप मत करो काम, मैं आपको दे रहा हूं क्या? जल अपघटक एंजाइम, है ना, हाइड्रोलिक एंजाइम आपके ऊपर मैं छिड़क रहा हूं, खत्म हो जाओगे तुम। तो माइट्रोकांड्रिया कहता है अरे भाई ऐसी बात नहीं है, कर रहा हूं, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो ये सबको डरा धमका के उनको उनसे सही काम कराता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एटम बम ऑफ कोशिका, सेल, है ना, आत्महत्या की थैली, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या। अब आत्महत्या क्यों कहा गया भैया? ये स्वयं हत्या क्यों करेगा? तो देखिए, जब सारे लोग अनियंत्रित हो जाए, भैया माइट्रोकांड्रिया बोले मैं नहीं काम करूंगा, राइसोसोम का मैं नहीं करूंगा, बैक्यूलस का मैं नहीं करूंगा, सारा सिस्टम ही इसके खिलाफ हो जाए, तो ये क्या कहता है? अच्छा लो, तो ये अपने आप को ही खत्म कर लेता है। और जब अपने आप को खत्म करता है तो पूरी की पूरी कोशिका ही खत्म हो जाती है। इसीलिए आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली। और कोशिका का एटम बम, कोशिका का एटम बम, ठीक है। तो कोशिका का एटम बम और आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आत्महत्या बोले तो सुसाइड बम, बैग आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे किसी ने मारा या हम गिर गए, हमारे जब चोट लग जाती है, जब चोट लगती है तो सेल डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद सेल अगर मर गई, तो मर गई है सेल, तो अब क्या होता है? तो जब सेल मर जाती है तो ये लाइसोसोम क्या करता है? यही जल अपघटक एंजाइम, मतलब ऐसा नहीं है जो अपघटक एंजाइम है ये सिर्फ डराने का ही काम कर रहा है, जी नहीं, जमादार का भी काम करता है,
क्योंकि मरी हुई कोशिका को खत्म करने के लिए यही जल अपघटक एंजाइम छोड़ दिया जाता है लाइसोसोम के द्वारा, और वो कोशिका खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे पर फिर नई कोशिका आती है। अच्छा, मान लो कहीं लाइसोसोम ही किसी कोशिका का मर गया हो, जैसे मान लो आपको किसी ने मारा, लाठी मारी और लाठी हमारे यहाँ पे लगी, तो वो कोशिका पूरी मर गई, उसके साथ लाइसोसोम भी मर गया। अब बताइए, जब लाइसोसोम मर गया है तो उस कोशिका को कौन खत्म करेगा? तो अब क्या होता है, वो काला काला सा पड़ गया। आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कोई आपको मलहम दिया, क्रीम दी, और घर पे भी बोला आप सिकाई करिए। जब आप सिकाई करते हो, गर्म पानी से सिकाई करते हो या कोई क्रीम लगाते हो, तो अब क्या होता है, वहां पे गर्माहट महसूस होती है। तो अगल बगल की कोशिकाएं जो हैं वो तो एक्टिव है ना, उन कोशिकाओं के पास लाइसोसोम है ना, वहां का लाइसोसोम क्या करता है, झांकता है, देखता है भाई ये क्या है, अरे बगल में ये तो मर गए। तो जितने अड़ोस पड़ोस की कोशिकाएं हैं उनके लाइसोसोम आकर के ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ देते हैं और पूरी तरह से वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे नई कोशिका बन जाती है, और इस ऐसे ही 10-15 दिन में वो काला काला जो बना हुआ था वो सही हो जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे आरबीसी है, अर्थात जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में ही तो आरबीसी होता है, तो आरबीसी में बेटा, अर्थात ब्लड में नहीं होता है लाइसोसोम, ठीक है। किस में नहीं होता है? तो ब्लड में नहीं होता है। अब आरबीसी का तो एक जीवन काल है भाई, एक उसकी तो आयु फिक्स कर दी गई, वो आयु क्या है, 120 दिन, और 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाएगी। अरे भैया, जब आरबीसी 120 दिन बाद मर जाएगी तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? उसको दफनाएगा कौन? क्योंकि उनके पास नहीं है लाइसोसोम। तो आपको मैं आगे बताऊंगा जब ब्लड पढ़ाऊंगा कि आरबीसी क्या करती है जब उसका अंतिम समय आ जाता है, तो वो स्प्लीहा है ना, तिल्ली जिसको हिंदी में कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, वहां जाकर के अपना दम तोड़ती है। इसीलिए तिल्ली या स्प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये आगे ब्लड वाले चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आई होप कि आप लोग आज की बायो की क्लास में जितनी भी चीजें मैंने लिखाई और जितना मैंने बोला वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह से अभी तो कुछ दिखाने वाला यहाँ आया नहीं है, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज चीजें आगे लेके चलेंगे, हर एक चीज को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। आपका हार्ट दिखाऊंगा, किडनी दिखाऊंगा, लीवर दिखाऊंगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि पेट किधर है, राइट है या लेफ्ट है, कोई बच्चा बता सकता है? आपका पेट जो है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? खैर, मैं सारी चीजें यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। आपके ब्रेन को खोल के दिखाऊंगा, आपकी आंखों को दिखाऊंगा, और यही वो तरीका है जिससे बायो पढ़ना नहीं है, समझना है, देखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली अध्ययन हम लोग करेंगे। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करिए, कोर्स लीजिए, पढ़िए, चीजों को समझिए और रटने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। बहुत रट लिया, बहुत किताबें पढ़ ली, अब बस सुनते रहिए इलाहाबाद कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के, ठीक है। उसके बाद कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा, आप खुद दूसरे को पढ़ा सकते हो। कहा जाता है कि समझा हुआ व्यक्ति किसी और को बड़ी आसानी के साथ समझा सकता है, जबकि रटा हुआ ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।